हेलो हाय एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज इस टॉक टू स्टोरीज कवरेज में हम डिस्कस करने वाले हैं यूक्रेन रशिया क्राइसिस के बारे में। ये क्राइसिस लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 से काफी ज्यादा एस्केलेटेड हुआ है जब से रशिया ने अपनी काफी सारी फोर्सेस यूक्रेन बॉर्डर पे प्लेस कर दी हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या इस क्राइसिस में का सॉल्यूशन डिप्लोमेसी के थ्रू होगा, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड वॉर अवर्ट हो सकता है, या फिर एक मेजर एस्केलेशन दुनिया की सुपर पावर्स के बीच में अवर्ट हो सकता है, या फिर इस क्राइसिस के वजह से एक और वॉर स्टार्ट हो जाएगी जिसमें इस दुनिया की काफी सारी सुपर पावर्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या रीजंस हैं कि ये क्राइसिस हुआ, क्योंकि बिना हिस्ट्री के जाने हुए, बिना फैक्ट्स को जाने हुए ये नहीं समझा जा सकता कि आखिर इस क्राइसिस का रूट कॉज क्या है। चलने से पहले अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्लस बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो हमारे चैनल की लॉन्च हो तो आपके पास एक नोटिफिकेशन चला जाए। आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें यूक्रेन और रशिया की, तो यूक्रेन को मैप पे रेड कलर के बॉर्डर से और रेड कलर के उससे हमने हाईलाइट करा है, जबकि रशिया का जो हमने बॉर्डर है वो ब्लू कलर से हाईलाइट कर रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के पास 603,000 स्क्वायर किलोमीटर का बॉर्डर है, एरिया है सॉरी, और रशिया के पास 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो एरिया रशिया के पास बहुत है। तो ये लड़ाई डेफिनेटली लैंड के लिए नहीं है। इनफैक्ट रशिया के पास इतना एरिया है कि उसको खुद नहीं पता उसको वो कैसे यूटिलाइज करे, क्योंकि सेंट्रल रशिया और ईस्टर्न रशिया एज कंपेयर टू वेस्टर्न रशिया लेस डेवलप है। तो जोग्राफिकल नेक्सेशन कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है। अगर हम बात करें कि आखिर फिर रीजन क्या है, तो रीजन ये हो सकते हैं इकोनॉमिक सुप्रीमनेस अपनी दिखानी हो, परसेप्शन ऑफ पावर, जो कि एक बहुत बड़ा रोल है, या फिर कि आप अपने आप को कैसे परसीव करना चाह रहे हैं इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। और कोई और भी थर्ड रीजन हो सकता है जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, जिसमें यूरोप एक बहुत बड़ी पार्टी है जो इस पूरे क्राइसिस में इम्पैक्ट होगी। अगर हम पार्टीज के बारे में बात करें कि कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो रशिया के साथ साथ बेलारूस और आर्मेनिया हैं, जबकि यूक्रेन की साइड यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं। और जैसा कि यूएसए और यूरोपियन यूनियन साथ ही साथ डिस्कशंस हो रहे हैं रशिया के साथ, तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस क्राइसिस का सलूशन डिप्लोमेसी के थ्रू हो और वॉर अवॉइड करी जाए। हालांकि बॉर्डर पे जो ट्रूप्स का मूवमेंट है, बॉर्डर पे जो ट्रूप्स का डेवलपमेंट है, वो इस वक्त बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये एस्केलेशंस जो हैं ये पॉइंट कर रहे हैं कि हो सकता है एक नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, जिसमें सारी मेजर सुपर पावर्स इस वर्ल्ड की इन्वॉल्व हो जाएं। यूक्रेन की हिस्ट्री अगर देखी जाए तो यूक्रेन 1991 से पहले सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर का पार्ट था। और यूएसएसआर का पार्ट 1991 के बाद वो नहीं रहा जब उसने इंडिपेंडेंस गेन कर ली ऑन 24 अगस्त 1991, और यूक्रेन के पहले प्रेसिडेंट बने लियोनिड। अब यूक्रेन का इंडिपेंडेंस हुई 24 अगस्त 1991 को, बट एक वोटिंग रेफरेंडम हुआ था दिसंबर 1 1991 को। और इस वोटिंग रेफरेंडम में अप्रोक्सीमेटली 84% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन जो यूक्रेन की थी उसने पार्टिसिपेट करा। और उस पॉपुलेशन ने जिसने पार्टिसिपेट करा उसमें से 92% लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस सपोर्ट करा। तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पास हुआ था। और इस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को लोगों ने रेफरेंडम के थ्रू दिसंबर 1 1991 को सपोर्ट करा था। उस वक्त जो रशिया के प्रेसिडेंट थे वो बोरिस येल्त्सिन थे। और उन्होंने जब ये डिक्लेरेशन रेफरेंडम आ गया था लोगों का कि हमें ये एक्सेप्टेबल है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उन्होंने भी यूक्रेन को मान्यता दे दी, जो कि एक बहुत आयरॉनिकल केस है, क्योंकि आज की डेट में रशिया और यूक्रेन के बीच में क्राइसिस है। और उस वक्त रशिया ही था जिसने यूक्रेन को एक तरह से लेजिटिमेट न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट माना था। एक प्रोबेबल रीजन ये भी है क्योंकि रशिया खुद एक न्यू स्टेट डेवलप हुआ था, न्यू वे में अपने आप को आके प्रेजेंट करा था यूएसएसआर के टूटने के बाद। तो यूक्रेन इवन दो यूएसएसआर से अलग 1991 में हो गया था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यूक्रेन और रशिया के बीच के जो कल्चरल रिलेशनशिप्स है वो टूट गए हों। यूक्रेन के ईस्टर्न रीजन में रशियन काफी बोली जाती है, इनफैक्ट रशियन काफी प्रोमिनेंट लैंग्वेज है यूक्रेन में। और जो कल्चरल इंटीग्रेशन है जो इतने सेंचुरी से डेवलप हुए हैं वो आज भी लोगों के बीच में है। तो इवन दो बॉर्डर वाइज हो गया हो, बट
कल्चरली यूक्रेन और रशिया में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज है, और वो कल्चरल इंटीग्रेशन की वजह से ही काफी फ्रेंडली रिलेशनशिप्स आगे आने वाले प्रेसिडेंट्स जो कि यूक्रेन के और रशिया के रहे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम ये अच्छे रिलेशनशिप्स रखना चाहेंगे। अब यूक्रेन और रशिया का एक ऑब्जेक्टिव था कि ठीक है, हमें अच्छे रिलेशनशिप्स रखने हैं, पर अच्छे रिलेशनशिप्स रखने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एक यूनिफॉर्म वे में चीजें रखी जाएं, और एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट अगर एक हो तो वो ज्यादा इजी होता है। यूक्रेन के पास अराउंड 3000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, जो कि उस वक्त थर्ड लार्जेस्ट आर्सेनल थी न्यूक्लियर वेपन्स की वर्ल्ड में 1991 में, जब वो यूएसएसआर से अलग हुआ था। और एक छोटी सी कंट्री जिसके पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हो, ये एक बहुत बड़ा डेंजरस साइन है। तो उस वक्त एक बूडापेस्ट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ दिए थे, और इन रिटर्न यूक्रेन ने एक अश्योरेंस मांगा था कि उस पर एक अटैक ना हो। और उस एग्रीमेंट में यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूएस, ये सारी पार्टीज इन्वॉल्व थी। तो एक डी न्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन को कुछ मिला अपार्ट फ्रॉम अश्योरेंसेस, यानी जो उनको मिले कि ठीक है, आपको सपोर्ट करा जाएगा। यूक्रेन को फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन भी मिला। और एक चीज और हुई, मतलब क्या यूक्रेन के पास कोई ऑप्शन था कि वो न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने पास रखता? तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता यूक्रेन के पास अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता न्यूक्लियर वॉरहेड्स अपने पास रखने के लिए, क्योंकि उस केस में उसको किसी भी वर्ल्ड पावर का सपोर्ट नहीं मिलता अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। तो बूडापेस्ट एग्रीमेंट के तहत दिसंबर 5 1994 को यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स सरेंडर कर दिए थे, और एक डी न्यूक्लियराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो कि फर्दर एक फाउंडेशन बनना चाहिए था अच्छे रिलेशनशिप्स के लिए बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। अब यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की एक एस्पिरेशन है कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए, और स्मॉल कंट्री साइप्रस और भी जैसी हैं, वो चाहती हैं कि वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर बने, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक ब्लॉक का आप पार्ट बनते हो, जिससे कि आपको ना केवल सिक्योरिटी मिलती है, बट बल्कि आपको एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिलता है, जो कि स्मॉल कंट्रीज के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। साइप्रस भी यूरोपियन यूनियन के सपोर्ट पे ही अपने बैंक्स को बचा पाया। तो ये एक चीज थी। तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनने के लिए एक एसोसिएशन एग्रीमेंट जो है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को साइन करना था। यूजुअली जितने भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, उनकी रशिया की तरफ थोड़ी प्रो पॉलिसी रही है। तो उस वक्त जो जब ये एग्रीमेंट साइन होना था, तो रशिया के जो प्रेसिडेंट थे विक्टर, उन्होंने इस एसोसिएशन एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। और एसोसिएशन एग्रीमेंट को कैंसिल करने की वजह से पूरे यूक्रेन में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाह रहा था। हालांकि इतने प्रोटेस्ट हुए, जिसकी वजह से रशिया, उस वक्त के यूक्रेन प्रेसिडेंट विक्टर जो है, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा। और इसी वजह से आगे जाके ये हुआ कि एक जो ईस्टर्न यूक्रेन है, जो कि रशिया की साइड है, रशिया के एडजेसेंट है, बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां पे थोड़े बहुत प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। और उसी दौरान 2014 में रशिया ने क्रीमिया को अनेक्स कर लिया। क्रीमिया, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो जो ब्लू पोर्शन है, वो पूरा क्रीमिया पार्ट है, जिसको रशिया ने अनेक्स कर लिया, और यूक्रेन उस वक्त कुछ भी नहीं कर पाया। जबकि ईस्टर्न साइड जो और भी यूक्रेन के रीजन्स है, वहां पे भी सेपरेटिस्ट ग्रुप बन गए, और उन सेपरेटिस्ट ग्रुप जो कि प्रो रशिया है, वो यूक्रेन आर्मी के साथ लड़ाई करने लग गए। तो एक तरह से 2014 में पूरी कंट्री में इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई। और ये इंस्टेबिलिटी तब से क्रिएट हुई जब से विक्टर, जो कि उस वक्त रशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एसोसिएशन एग्रीमेंट यूरोपियन यूनियन के साइन करने से मना कर दिया। क्योंकि वो एक स्टेपिंग स्टोन है। यूजुअली जब भी कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन में अपने आप को चाहती है, उसको कुछ पैरामीटर्स, डेमोक्रेसी को लेके, प्रेस फ्रीडम को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके और इकोनॉमी को लेके काफी सारे पैरामीटर सेटिस्फाई करने पड़ते हैं, तभी उसको यूरोपियन यूनियन में कंसिडर करा जाता है। बट उस एग्रीमेंट के कैंसिल होने की वजह से कंट्री के जो चांसेस यूरोपियन यूनियन में थे, वो कम हो गए। तो प्रोटेस्ट शुरू हुए, और एज अ रिजल्ट जब विक्टर छोड़ के भाग गए, तो क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, और रशिया ने क्रीमिया को एज पार्ट ऑफ रशिया डिक्लेयर कर दिया। यूक्रेन ने वेस्ट की तरफ हेल्प के लिए देखा, बट हेल्प नहीं मिली, क्योंकि बुदापेस्ट एग्रीमेंट के अनुसार, अगर आपको याद होगा, तो यूक्रेन ने डी न्यूक्लियराइजेशन एक्सरसाइज करी थी, जिसमें एक अश्योरेंस ये भी मिला था कि अगर उस पर कभी अटैक होगा तो सपोर्ट मिलेगा। हालांकि ऐसा कुछ सपोर्ट यूक्रेन को नहीं मिला। तो रशिया ने अपने ट्रूप्स का मूवमेंट अभी रिसेंटली अक्टूबर 2021 में बिल्ड करना शुरू कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 में क्रीमिया एनेक्सेशन के बाद इन दोनों नेशंस के बीच में
रिलेशनशिप्स बहुत खराब रहे हैं, और क्रीमिया ही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से रिलेशनशिप्स खराब होने और भी शुरू हो गए हैं। बट ऐसा क्या हो गया अक्टूबर 2021 में कि रशिया की तरफ से ट्रूप्स का मूवमेंट बॉर्डर पे स्टार्ट हो गया, ट्रूप्स बिल्ड होने शुरू हो गए, या फिर ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल लगने लग गई है? तो अगर कुछ इवेंट्स को देखा जाए तो 2021 से पहले जो करंट रशिया के यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं वोलोडिमिर, उन्होंने रशिया की डिमांड्स मानने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन नाटो का पार्ट होना चाहता है, और नाटो की एक पॉलिसी है कि नाटो की अगर किसी एक कंट्री पे अटैक होगा तो पूरा नाटो उस कंट्री को सपोर्ट में आ जाएगा। तो अगर यूक्रेन नाटो का पार्ट बनता है तो कल को रशिया अगर यूक्रेन पर अटैक करता है तो यूएसए बाय डिफॉल्ट एज पर नाटो पॉलिसी यूक्रेन के सपोर्ट में उसको आना ही पड़ेगा। और ये भी एक रीजन है कि नाटो की जितनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यूरोप में होगी उतना ही ज्यादा रशिया को एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हिसाब से थ्रेट भी है। तो क्या ये एक रीजन हो सकता है? दूसरा रीजन है यूएस ने अफगानिस्तान अगस्त 2021 में छोड़ दिया था, और ये हर कोई जानता है कि यूएस ने बहुत जल्दबाजी में, बहुत अनऑर्गेनाइज्ड वे में अफगानिस्तान को छोड़ा, और इसका काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म प्रेसिडेंट बाइडेन को भी फेस करना पड़ा था। और प्रेसिडेंट बाइडेन उस इंसिडेंट के बाद काफी वीक, ना केवल वर्ल्ड में बट अपनी अपनी खुद की कंट्री में क्रिटिसिज्म फेस कर रहे थे कि क्या ये आपका ट्रूप्स को लेके डिसीजन सही था? अगर ट्रूप्स को निकालना भी था तो एक सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए था, बट ये इतनी हासिल सही नहीं थी। और तीसरी चीज है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है क्या? ये तो कोई नई चीज लग रही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कंप्लीट हुई है अगस्त 2021 के अराउंड। और क्या ये एक रीजन हो सकता है? ये भी हमें देखना होगा। तो इस नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में आपको बताएंगे, बट वो अगली वीडियो में होगा, पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। जरूर उसको देखिएगा। पार्ट 1 में हमने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करेगा, और पार्ट 2 इसको जरूर देखिए जहां पे हम ये आपको बताएंगे कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन आखिर है क्या, और क्यों नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस पूरे यूक्रेन रशिया के क्राइसिस में। प्रॉब्ली शायद यही एक रीजन हो इस पूरे क्राइसिस का। इसको समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।